हम अफेक्टिव डोमेन पहले कर लेते हैं। देखो फर्स्ट चीज क्या होती है, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। वहां पे क्या था कि हमारा मेंटल प्रोसेस ऐसा होता है कि माइंड के फंक्शंस होते हैं। बट अगर मैं विलिंग ही नहीं हूँ किसी चीज को सुनने के लिए, वो मुझे कैसे अफेक्ट करेगी, है ना। मतलब जैसे अगर मैं क्लास में बैठी हूँ बट अभी मैं बोल रही हूँ, अगर कोई आप में से मुझे नहीं सुन रहा या सुन नहीं पा रहा किसी रीजन से, या मतलब विलिंग ही नहीं है मुझे रिसीव करने के, तो मेरी कोई भी बात उनको कैसे टच होगी, या उनको कैसे फील होगी, या उनको कैसे माइंड का फंक्शन तो बाद में ही चलेगा ना, क्योंकि आप रिसीव ही नहीं कर रहे इन्फॉर्मेशन। सो जो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आपको आ रही है, चाहे मैं एक मैगजीन पढ़ रही हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, उसके अंदर जो भी मैं चीज रिसीव कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, सो दिस इज द लोएस्ट वन। नीचे से स्टार्ट हो रहा है तो लोएस्ट है, आपने ये चीज उसमें भी याद रखनी है और इसमें भी, कि लोएस्ट लेवल कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। तो दिस इज द लोएस्ट वन, कि जब आप किसी भी चीज को, जैसे विलिंग टू बी अवेयर ऑफ द सेटिंग और सिचुएशन, मतलब जो भी सेटिंग है, जो भी सिचुएशन है, उसको सुनने के, रिसीव करने के विलिंग होना, इच्छुक होना। ठीक है। गिव्स अटेंशन बाय चॉइस, ओपन टू एक्सपीरियंस, मतलब किसी भी एक्सपीरियंस को लेने के लिए जब आप ओपन होते हो अपनी तरफ से, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को, उसको हम रिसीविंग कहते हैं। फिर हम रिस्पॉन्डिंग के लिए भी हमारी एक विलिंगनेस होती है। अब मैंने रिसीव तो कर लिया, कई बार होता है कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं, कई बार होता है हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, मतलब हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो लेवल है जहाँ पे आपको प्रतिक्रिया देनी है, यानी कि आप विलिंग टू रिस्पॉन्ड भी हो। रिसीव तो करा है, आपने पार्टिसिपेट किया है उस चीज के अंदर बाय रिस्पॉन्डिंग। जैसे अभी मैंने कुछ पूछा, तो जो भी बच्चे मुझे बहुत कॉमनली रिप्लाई करते हैं, दे आर विलिंग टू रिस्पॉन्ड, वो पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को और फिर मुझे रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ठीक है। देन वैल्यू करना। वैल्यू करने का क्या मतलब है, कि चूज करना, मतलब वैल्यू इन द सेंस कि वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं टच कर जाता है। जब भी जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिसीव की, आप उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अटैच कर लेते हो। ठीक है। दैट इज विलिंगनेस टू बी इन्वॉल्व, आप उसके अंदर इन्वॉल्व होने लगते हो। ठीक है। बाय हार्ट, बाय योर इमोशंस, क्योंकि ये इफेक्टिव डोमेन है ना, तो बाय इमोशंस, बाय हार्ट आप क्या करने लगते हो, विलिंगनेस टू इन्वॉल्व दिखाने लगते हो उसके अंदर। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जी ऑर्गेनाइज करना। अब बड़ी सारी चीजें हैं जिनमें तो आप इन्वॉल्व हो जाते हो। ठीक है। बड़ी सारी चीजें हैं जो कि आपको नॉलेज रिसीव करने के बाद अच्छी लगने लगती हैं, या आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर बैठते हो। फिर उन चीजों को आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। ऑर्गेनाइज कैसे करते हो, दैट वैल्यूज बिकम सिस्टमैटिक। ठीक है। सिस्टमैटिक वे से आप उसको मतलब आप कह लीजिए कि उसको प्रायोरिटाइज करते हो, यानी इंपॉर्टेंस देते हो, कि पहले हाँ हाँ ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये आएगी, उसके बाद वो आएगी। देन कैन कंपेयर, जैसे मैं कह रही हूँ कि कंपेयर करके आपको, अगर जैसे आपने बहुत सारी मान लीजिए वैल्यूज पढ़ी, तो अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंडशिप को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, या फिर फैमिली को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, या फिर काम को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, या फिर एजुकेशन को सबसे, किस चीज को, है ना। ये कोई ऑनेस्टी वगैरह जैसी वैल्यू भी हो सकती है, जैसे मैं बात कर रही हूँ वैसी वैल्यू भी हो सकती है। तो जो भी चीजें आप सीखते हो उनको प्रायोरिटाइज करना, ऑर्डर में लेना। तो चूजेस टू कमिट टू सर्टेन वैल्यूज एंड बिहेवियर, वैसे ही फिर क्या बन जाता है आपका, लास्ट स्टेज पे वैसा ही कैरेक्टर बन जाता है। जैसे हम कई बार कहते हैं यार इसको तो ना घर की पड़ी रहती है, काम की पड़ी ही नहीं है, मतलब, है ना। या फिर हम कहते हैं इसको तो काम की पड़ी रहती है, इसको घर की या अपने फ्रेंड्स की या कोई घूमने की पड़ी ही नहीं है। मतलब उनकी जिंदगी में क्या है, उन्होंने हर चीज को प्रायोरिटाइजेशन सिस्टम होता है हमारा, तो हम सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। वैसा ही हमारा कैरेक्टर बन जाता है एट लास्ट। ठीक है। तो हम जब कॉन्स्टेंटली उन्हीं चीजों को करते हैं तो इंटरनली हम वैसे ही बनने लगते हैं। और यही चीज हमारा क्या कर देती है, चरित्र निर्माण, यानी कि हमारा कैरेक्टराइजेशन कर देती है। सो उसी वे में हम अपना बिहेवियर, मतलब अपनी लाइफ जीने लगते हैं। सो विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, यानी हमारा वे ऑफ लाइफ ही चेंज होके वैसा हो जाता है। समझ में आया ये, रिसीविंग से लेके कैरेक्टराइजेशन तक, कैरेक्टराइजिंग तक, यस मैम। यस मैम। सबको। बहुत कम पूछा गया है दोनों डोमेन्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, या मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस जो है वो कॉग्निटिव डोमेन पे ही आते हैं, अफेक्टिव और साइकोमोटर पे नहीं आते हैं। बट स्टिल आपको इसका सीक्वेंस और इसको समझना जरूर है। अगर क्वेश्चन आ गया अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर, तो इनका जैसे मैंने मीनिंग समझाया वो आपको वहां पे याद करना होगा। और अगर क्रैमिंग लेवल पे आया तो आपको सीक्वेंस याद करने के लिए आएगा, मतलब सीक्वेंस में से क्वेश्चन आएगा।
और चांसेस ज्यादा वैसे सीक्वेंस के ही होते हैं कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ आपने लर्न कर लेना है। सो दिस इज इफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट हमारी आती है साइकोमोटर डोमेन। किससे रिलेटेड होती है, मैंने उस दिन बताया था, रिलेटेड टू व्हाट? हम्म, So, ma'am, our motor activities, हाँ जी, एक्शंस, एक्ट actions we जिसको do. टू डू, मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज को हम जब वहां से नॉलेज लेते हैं, मतलब अपनी बॉडीली मूवमेंट्स कह सकते हो, बॉडी मूवमेंट्स कह सकते हो, या मोटर एबिलिटीज कह सकते हो। जैसे उस दिन मैंने कहा था कि मोटर वर्ड आपको कहीं भी आ जाए, सो मोटर वर्ड का यहाँ पे मतलब अपनी आपकी जो गतिविधियां हैं उससे रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बॉडी से रिलेटेड है, एक्शन तो बॉडी से ही करते हो ना, टू डू समथिंग, टू एक्ट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इसी से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे हमारे पास अगेन एक सीक्वेंस है, यहाँ से इमिटेशन से लेके नेचुरलाइज। अब देखो हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, जैसे लिखना ही ले लीजिए कि आपने लिखना सीखा है ना, राइटिंग। तो राइटिंग भी एक स्किल है, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि आपने लिखना सीखा, या आपने कोई भी अदर काम भी सीखा, चलना भी सीखा, या कुछ भी ऐसा सीखा जो हमारी शरीर से, हमारी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड है। सो सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, आपने इमिटेट किया। आप चाहे इसका एग्जाम्पल लैंग्वेज भी ले सकते हो, जो हमने बोला, हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे मम्मा पापा क्या कहते हैं, बोलो मम्मा पापा, है ना। सो बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले क्या करता है, इमिटेट करता है। लिखना भी, अगर मैं राइटिंग की बात करूं कि आपने राइटिंग शुरू की, तो सबसे पहले आपने पेन पकड़ना सीखा, वो भी आपको दिखाया गया कि किस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यू वॉच एंड यू कॉपी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इमिटेशन, कि आपने इमिटेट किया। देन आता है जी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट करने का मतलब है उसी एक्शन को आपने थोड़ा अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया। अब सबके लिखने का तरीका तो सेम नहीं होता, हालांकि हम कॉपी करते हैं, चाहे आप टीचर को कॉपी करो, चाहे आप अपने मम्मा को कॉपी कर रहे हो, पापा को, जिसने भी आपको सिखाया, चलना सिखाया आपको, आप सेम वैसा तो नहीं चलते, या आप सेम वैसा तो नहीं लिखते, या कोई भी एक्शन सेम वैसा तो नहीं करते। उसको हल्का क्या कर लेते हो, उसको याद कर लेते हो पहले तो, कि अच्छा ये चीज ना ऐसे करनी है। फिर उसको जब करते हो तो वो आपके अकॉर्डिंग हो जाता है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो जाता है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो वहां पे, लेकिन चीज को अपने हिसाब से कर रहे हो। मैनिपुलेट यानी चेंज कर लेना, हल्का उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेना। देन आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन होता है जब आप उसको परफॉर्म करते करते काफी एक्सपर्ट हो गए हो, मतलब काफी एक्सपर्ट, मतलब आपको बारीकी से वो चीज आने लगी। प्रिसीजन का मतलब होता है जब मुझे बहुत ही बारीकी से भी वो चीज आती है, मतलब अब मैं खुद से लिखने लगी हूँ। ठीक है, मतलब खुद से लिखना इन द सेंस कि इंडिपेंडेंटली मुझे इंस्ट्रक्शंस की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैनिपुलेशन तक तो आपको इंस्ट्रक्शंस की, आप ये समझ लो कि यहाँ पे तो हमने जैसे डॉट 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 लगा के नर्सरी में नहीं सीखते थे कि यहाँ पे ए ड्रॉ किया, है ना, ट्रेसिंग मेथड से हम सीखते थे, तो वो तो हो गया इमिटेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है उसके बाद टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखने लगती है और आप उसको फॉलो करते हो, मतलब आप अपनी कॉपी पे उतारते हो। प्रिसीजन का क्या मतलब है कि अगर टीचर बोल रही है या नोट्स बनाने को बोल, आपको ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, आप बिना बोर्ड के भी लिख सकते हो, टीचर सिंपली बोलेगी तो भी आप उसको लिख सकते हो, आप एक्सपर्ट हो गए हो। ठीक है, देन आर्टिकुलेशन का मतलब है आप खुद से भी एक मतलब आर्टिकल लिख सकते हो या कोई ऐसे लिख सकते हो। आपको लैंग्वेज में इतने ज्यादा आप एक्सपर्ट हो गए हो कि आपको उसकी आर्ट का किस तरीके से एक लैंग्वेज को यूज किया जाता है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, उस स्किल को आपने पूरी तरह से मतलब उसकी आर्ट को समझ लिया। ठीक है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो चलना है, चाहे वो कोई भी स्किल है, देन वो नेचुरली आपके अंदर आ गई। अब आज की डेट में हमें कोई कहता है कि लिखो, तो हम ऐसे सोच थोड़ी ना है, मतलब सोच सोच के थोड़ी ना करते हैं। हम इतने के एक्सपर्ट हो चुके हैं उस स्किल के अंदर कि वो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर उस एक्शन को हमने रिसीव कर लिया है। ठीक है, एज अ परफॉर्मेंस। जस्ट 1 मिनट।
हाँ जी, तो इतनी चीज क्लियर हुई आपको, दोनों डोमेन्स, सॉरी तीनों डोमेन्स, हाँ जी मैम। ये वाली क्लियर है, फ्रॉम इमिटेशन टू नेचुरलाइजेशन। हम बच्चे को कोई भी एक्शन, स्कूल में भी कोई भी कुछ भी सिखाते हैं या घर में भी कुछ भी सिखाते हैं, मतलब कोई भी एक्शन वो सीखता है तो वो इमिटेशन से लेके अपने बिहेवियर के अंदर उसको नेचुरलाइज कर लेता है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, क्वेश्चन जरूर आता है और क्वेश्चन इजी होता है अटेम्प्ट करने में, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बट हाँ क्रैमिंग लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, ये सब याद करने पड़ेंगे। बोलो। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, वो थे ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने तीनों चीजें की, कि क्या हम क्या उद्देश्य लेके चलते हैं, या क्लास में हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो कौन से लेवल से कौन से लेवल की तरफ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब देखो, हमें दो तरह के मेथड्स पढ़ने के लिए बोला उन्होंने। दो तरह के मेथड्स क्या है, सिंपली आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, कि एक तो टीचर सेंटर्ड है और दूसरा लर्नर सेंटर्ड है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड कहा है उन्होंने और लर्नर सेंटर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड्स? मैम टीचर सेंटर्ड से मतलब ये हो गया कि सिर्फ जो टीचर बोलेगा और हम सुनेंगे, वन साइडेड कन्वर्सेशन। और हाँ लर्नर जी, सेंटर्ड ये हो जाएगा कि स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को ध्यान रख के बोला जा रहा है, उनके साथ कन्वर्सेशन किए जा रहा है, हाँ, मतलब उनको उनको इन्वॉल्व करना। इन्वॉल्व किया जा रहा है बेसिकली। हाँ जी। हम्म। ठीक है, जब हम लर्नर ऐसा मेथड से पढ़ा रहे हैं, मतलब एक टीचर अगर ऐसे मेथड से पढ़ा रहा है, जैसे मोस्टली मेरे जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, या कह लीजिए बहुत ही थ्योरी वाला पार्ट है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बोल के चली जाती हूँ, आप लोग सिंपली सुनते हो उस चीज को, है ना। सो दैट इज कि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पा रही हूँ आपको, या फिर इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। वैसे तो आप एडल्ट लर्नर्स हो, है ना, एडल्ट लर्नर्स पे हम ये चीज कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक ही कर सकते हैं, जब तक क्योंकि बच्चे की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी उसे एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता। ठीक है, तो बहुत सारे हम क्या कोशिश करते हैं, बहुत सारे टीचर्स क्या कोशिश करते हैं कि लर्नर जो है जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा उतना ही ज्यादा हम जो कंटेंट है उसे अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, और ये ऐसा होता भी है, एक्चुअल में भी ऐसा है, जब आप भी टीच करोगे यू विल फील दैट। ठीक है, कई बार मैं पढ़ा के चल जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं यार उनको समझ में आया कि नहीं आया, कुछ किसी ने क्वेश्चन तो किया नहीं मुझसे, किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो है नहीं। तो बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है कि जब आप टीचर सेंटर्ड करके जाते हो, या फिर आप टीचर सेंटर मतलब सिंपली आप लेक्चर देके आ जाते हो, है ना, कहीं पे भी ऑफलाइन भी, तो भी आपको यही ऐसा ही लगेगा कि इन्वॉल्वमेंट नहीं थी बच्चे की। तो ये जो दो हैं, इनमें से हम पहले इसको प्रेफरेंस देते थे, पहले मतलब अर्लियर एजेस में, आजकल हम इसे प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इसीलिए उन्होंने दोनों को अलग पढ़ने को मिला है, बोला है। अब मैंने क्या कहा कि प्रेफरेंस देते थे, मतलब ये नहीं है कि आज की डेट में वो खत्म हो गया, खत्म कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, जितना हम टीचिंग को सीखते हैं, सिखाने के वक्त आपको यही कहा जाता है कि अगर लर्नर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो आपकी टीचिंग बेकार है। बट जब हम प्रैक्टिकली पढ़ाने जाते हैं तो 90% ऐसा ही होता है कि टीचर की ही इन्वॉल्वमेंट होती है। इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड कि वो कितना इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे का भी पार्ट उतना ही रहता है उसके अंदर, क्लास के अंदर। सो हमें ये प्रेफरेंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि लेक्चर मेथड को खत्म कर दिया है, हम देते लेक्चर ही हैं। ठीक है, तो दैट इज टीचर सेंटर्ड ही है वो। तो उस बेसिस पे हमने दो चीजों के अंदर डिवाइड कर दिया इस चीज को। तो ये अच्छा, ये टीचिंग मैंने ये डिलीट नहीं किया है ना, दीज आर जस्ट सिंपली द टीचिंग मेथड्स, नॉट टीचर सेंटर्ड, सारे मिक्स हैं ये। ठीक है, अब जिसमें तो देखो अकेले टीचर की बात है, जैसे अभी प्रत्युष ने कहा कि अकेले टीचर बोल के चले जा रहे हैं या अकेले टीचर हैं, वो आपके टीचर सेंटर्ड है, और जिसमें बच्चा इन्वॉल्व है, क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया या लर्नर सेंटर्ड हो गया। ठीक है, अब हम मेथड्स कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसमें लेक्चर मेथड नहीं लिखा हुआ, लिखा है। अच्छा, फर्स्ट क्या है हमारा, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मतलब आगमन विधि कहा जाता है इसे हिंदी में। क्या मतलब है इंडक्टिव का, कोई बताएगा? इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों इकट्ठे आएंगे ऑप्शन में, जब अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। मैम जैसे सभी बच्चे क्लास में इन्वॉल्व हैं, अभी इंडक्टिव हम्म हो गया, आगमन विधि।
ओके, और डिडक्टिव में? मैम जैसे कि सभी बच्चे नहीं इन्वॉल्व हैं मैम, आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो अगर यही मैम एग्जांपल लेते हैं तो मैम जैसे कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं और आप सब लोगों का साथ में नाम ले लें और फिर एक एक बच्चे का नाम ले, डिडक्टिव हो गया मैम। जैसे कि विभा पढ़ने में तेज है और बाकी एक एक बच्चों का नाम ले लें, डिडक्टिव हो गया। मैम जब किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल से किसी को कोई चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, दैट इज इंडक्टिव मेथड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू टीच काइंडनेस, values of kindness, and I started with a story, then that is an inductive method. And deductive method is when you explain the concept first and then to make it even more understandable, you You use give examples. हाँ जी, ठीक है। जब हम देखो, जो विभा ने कहा वो भी एक कॉन्सेप्ट है और जो मनीलेखा ने कहा वो भी एक कॉन्सेप्ट है। दोनों चीजें, बातें सेम है, बट अगर आप इसको मतलब लेते किस तरीके से हो या आपको सेंटेंस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इट डिपेंड्स। अब देखो, इंडक्टिव आगमन और निगमन का मतलब क्या है? आगमन का मतलब है यानी इंड्यूस करने का मतलब है जब आप पहले एग्जाम्पल देते हो किसी भी चीज का, पहले आपने एग्जाम्पल दिया और फिर उसका रूल बताया या फिर उसे जनरलाइज किया, जनरल वे में बताया। ठीक है, जैसे अभी मनीलेखा ने कहा कि अगर मुझे काइंडनेस का बताना है कि सबको सबको बताना है कि काइंडनेस क्या है, ओवरऑल काइंडनेस क्या होती है, बट उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया पहले। ठीक है, तो कोई स्टोरी सुना दी, अब वो क्या हो गया, स्पेसिफिक टू जनरल जाना। मतलब ऐसा, जब हम ऐसे टीचिंग करते हैं कि पहले एग्जाम्पल देते हैं किसी चीज का, फिर उसका रूल बताते हैं या फॉर्मूला बताते हैं। जनरल क्या होता है? जनरल का मतलब क्या है? रूल्स। ठीक है, देन डिडक्टिव के अंदर इसका ठीक उल्टा होता है कि पहले मैंने किसी चीज का रूल या डेफिनेशन या फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद मैंने उसके एग्जांपल्स दिए। जैसे मोस्टली हम करते हैं, मैथ्स में भी ऐसा ही होता है। पहले टीचर क्या करता है, आपको फॉर्मूला बताएगा, परसेंटेज करानी है आपको, अभी क्लासेस शुरू होंगी, आपको मैम बताएंगे जी परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है, तो वो क्या करेंगी, उसका एग्जाम्पल देंगी पहले, है ना। मतलब फॉर्मूला बताने के बाद एग्जाम्पल देंगी, तो वो क्या रहेगा, डिडक्टिव रहेगा। और अगर पहले एग्जाम्पल देंगी और फिर बताएंगी कि देखो यही फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन के अंदर यूज होगा जो मैंने इस एग्जाम्पल में यूज किया, सो दैट विल बी इंडक्टिव मेथड। क्लियर हुआ ये? जी मैम। यस मैम। ठीक है, इसी चीज को दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं जब किसी चीज को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करती हूँ, पहले मतलब पर्टिकुलर पॉइंट आउट करके उसको जनरलाइज करती हूँ, तो वो इंडक्टिव होता है। और अगर जनरल वे में कहती हूँ तो वो डिडक्टिव होता है। जैसे विभा कह रही थी कि अगर मैं कहती हूँ कि सब बच्चे क्लास में इन्वॉल्व हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, डिडक्टिव या इंडक्टिव? आगमन विधि का मैम। General, ma'am. You've given a general example. Yes, I have डिडक्टिव का given a मैम general. बेसिकली। बिल्कुल, डिड्यूस कर रही हूँ पहले। अब अगर मैं उल्टा कहती हूँ कि उल्टा नहीं, मतलब अगर मैं ये कहती हूँ कि प्रत्युष इज इन्वॉल्व इन क्लास, मनीलेखा इज इन्वॉल्व इन द क्लास, विभा इज पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, तो ये क्या हुआ? ये Specific हो रहे हो आप। स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि Inductive. आपने सबके नाम क्योंकि लिए, आपने मतलब जिस हाँ जिस नाम बात लिए स्पेसिफिकली। हाँ जी। तो ये क्या है कि जब हम किसी स्टेटमेंट को, अगर हमारे सामने ये स्टेटमेंट लिखी है कि ऑल बॉयज ऑफ दिस क्लास पार्टिसिपेट इन द कोई भी कंपटीशन, है ना, मतलब सब सारे सारे ही लड़के इस क्लास के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो एक कैसी स्टेटमेंट है, एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आपसे इंडक्टिव डिडक्टिव पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं दोनों वे से ही बता रही हूँ। तो अगर ऐसा लिखा है कि क्लास में से, जैसे पर्टिकुलर नेम लिखा है मतलब बच्चे का, कि राम इज इन्वॉल्व और श्याम इज इन्वॉल्व और वट एवर, ठीक है, तो नेम लिखा है या कोई कोई भी इंडिकेशन दी है पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी चीज की, तो वो क्या रहेगा, वो आपका इंडक्टिव स्टेटमेंट हो जाएगा पहले, क्योंकि उसमें क्या है, आपको स्पेसिफिक चीज दी हुई है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है जी किंडरगार्टन। किंडरगार्टन या प्लेवे मेथड, जो आपको पता ही है, हम इसको आंगनबाड़ी या बालवाड़ी भी कह देते हैं।
अब ये एक मेथड क्यों है, मतलब इसे मेथड क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे? वैसे तो हम आंगनवाड़ी किसको कहते हैं, हम प्लेवे स्कूल्स को कहते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड पहली बात तो किसने दिया था, फ्रॉबल ने। ये याद रखना है, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट पे आ चुका है कि प्लेवे मेथड दिया किसने था। क्योंकि हम क्या चल रहे हैं आजकल की डेट में, मैंने ऊपर फिलोसफीज में क्या बताया था आपको, प्रेगमेटिक होके चल रहे हैं हम, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्लेवे मेथड है उसे काफी अच्छा माना जाता है। तो प्लेवे मेथड दिया किसने है, फ्रॉबल ने दिया है। प्लेवे मेथड सिंपली मींस जितना ही बच्चा खेल कूद से सीखता है, मतलब ऐसा मेथड अप्लाई करना क्लास में कि बच्चा खेल खेल में सीख जाए, ठीक है। लेकिन ये हम बड़े क्लासेस के अंदर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। ऑब्वियसली प्लेवे मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन कॉलेजेस एंड ऑल, हर कॉन्सेप्ट में नहीं, कोई एक आध कॉन्सेप्ट हो जाएगा शायद आप जिसके अंदर उनको प्रैक्टिकली चीज करवा के देख लो, या कोई आपका फील्ड ही ऐसा है, या फिर आप फिजिकल एजुकेशन में हो, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। बट हम हर चीज को हर थ्योरी को हम प्लेवे से नहीं करा सकते। देन नेक्स्ट आता है जी ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल क्या होते हैं, बहुत सुनते हो आजकल, आप देखते हो ट्यूटोरियल्स। मैम जैसे जैसे यूट्यूब पे यूट्यूब के रिकॉर्डेड जरिए लेक्चर जो होते कोई हैं, ट्यूटोरियल क्यों कहते हैं हम उसको? क्योंकि हम उसको देख के मैम सीखते हैं मैम एक तरह से। Because they just tutor you something. हम्म तो उसमें आपने सिंपली किसी स्किल को, किसी काम को, किसी भी चीज को आपने सिंपली देखा और उसको कॉपी कर लिया, इमिटेट किया। इमिटेट ही करते हो ना थोड़ा बहुत अपनी अकॉर्डिंग चीज, मतलब आपने वहां से सीख लिया कि किस तरीके, विदाउट एनी फॉर्मल टीचर, आपने वहां से एक ट्यूशन की तरह बस आपने उसको देखा और आपने सीख लिया। सो दैट इज अ ट्यूटोरियल, ठीक है, ये भी एक मेथड है। देन आता है जी असाइनमेंट मेथड। असाइनमेंट आप सबको पता है कि कुछ भी चीज असाइन कर देना, बच्चों को कोई काम असाइन कर देना, उसे हम असाइनमेंट मेथड बोलते हैं। वो रिटन में भी हो सकता है, वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है। नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग? Basically group studies, मतलब multiple opinions to solve a problem. राइट। वगैरह। ग्रुप स्टडी तो ग्रुप स्टडी कह सकते हो, बट इट डिपेंड्स। वैसे अगर एक बच्चे के लिए, एक सिंगल बच्चे के लिए, वन प्रॉब्लम एंड मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब है कि एक ही बच्चा है, वहां पे बच्चा एक ही है, उसी को मैंने एक ही प्रॉब्लम दी है और उसको बोला है कि इसके जितने हो सकते हैं उतने सॉल्यूशंस दो। देखो एक तो ये हम बच्चे को बिजी या ऑक्यूपाई रखने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये जीनियस बच्चों के लिए ज्यादा यूज होता है, जनरल इंटेलिजेंट बच्चों के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब यूज कर सकते हो लेकिन किया नहीं जाता क्लासरूम्स में। अगर हमारी क्लास में मान लीजिए आप लोग हो मेरी क्लास में, तो अगर मेरी क्लास में कोई जीनियस या कोई भी गिफ्टेड बच्चा होता है ना, तो गिफ्टेड बच्चा क्या होता है, कौन होता है? मैम डिफरेंटली एबल्ड। तेज बच्चा नो, होता है मैम, जैसे कि गिफ्टेड इज नॉट डिफरेंटली एबल्ड। No, I'm special talent, like doing calculation at a very lightning speed or something of that sort. हाँ वो देखा है, वो क्या नाम है उस लड़के का, गूगल बॉय, क्या नाम है जी उसका, मैम, कौटिल्य। Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. देखा है वो, प्रत्युष उसको देखा है आपने, उसकी वीडियोस देखी है? नहीं देखे मैम, देखे हो तो मैं देखना सही जवाब जरूर, देता। हाँ देखना जरूर जरूर ठीक है। मैम, जरूर मैम, जरूर मैम। तो वो क्या है कि हाईली इंटेलिजेंट, सिंपली आप ये हाईली इंटेलिजेंट वर्ड तो बहुत ही छोटा है उनके सामने, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है, उम्र से ज्यादा बुद्धि होना। यानी कि अगर वो बच्चा फिफ्थ में बैठा है, वो टेंथ का सम भी सॉल्व कर देगा, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट, मतलब एट्थ का, टेंथ का, या मतलब हाईली इंटेलिजेंट, अपने से भी बड़ों के क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। अब ऐसा बच्चा अगर मैंने फिफ्थ में ही बिठाया हुआ है तो वो बोर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। मतलब अगर मैं सिंपल सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ क्लास में, उसके लिए तो वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड को काफी यूज किया जाता है, ताकि वो बिजी रहें और इन्वॉल्व रहें वो भी क्लासरूम के अंदर। उनको अलग से टॉपिक दे दिया और उनको बोला कि भाई इसी को आप बहुत सारे जितने आप मेथड से निकाल सकते हो इस चीज को निकालो, एंड दे हैव दैट इंटेलिजेंस, वो निकालेंगे उसको, ठीक है। तो मेनी सॉल्यूशंस, वहां पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को काफी यूज करते हैं। देन नेक्स्ट आता है जी मॉन्टेस्ट्री मेथड, जो कि मारिया मोंटेस्ट्री ने दिया था। मोंटेस्ट्री मेथड इज सिंपली जैसे आपका किंडरगार्टन है ना, वैसा है बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चों के लिए। ये मैंने सिंपली इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे किसने दिया था, कई बार बस यही क्वेश्चन आ जाता है कि गिवन गिवन बाय होम। देन नेक्स्ट आता है जी रोल प्ले। रोल प्ले एंड सिम्युलेशन। सिम्युलेशन
लिख देती हूँ यहाँ पे, है, हाँ है। सिमुलेशन और रोल प्ले ऑलमोस्ट सेम होता है। क्या होता है रोल प्ले? रोल प्ले से कैसे सीखते हैं मैम हम? किरदार निभाना, जैसे मतलब सीरियल में मैम किरदार निभाते हैं, वैसे किरदार किसी चीज का रोल करना। रोल करना, और जैसे ड्रामाज में या ऐसे, उससे भी हम लर्न करते हैं, वो भी एक मेथड है। और आप इसको पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आंसर मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके पेपर में आ चुका है, क्योंकि ये तो एडल्ट से रिलेटेड है, मतलब एडल्ट क्लासरूम से रिलेटेड है। और ये किसने दिया है? सोक्रेट्स ने दिया है। ऑप्शन में बहुत बार देखने को मिलता है क्वेश्चन आंसर, और कई बार इस पे क्वेश्चन भी आया है। सो क्वेश्चन आंसर मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा क्यों है? अच्छा है भी या नहीं आपके अकॉर्डिंग? मैम अच्छा है, क्योंकि मैम अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका जवाब आपको रिटर्न में मिल रहा है ना, मतलब बेसिकली क्वेश्चन आंसर टू वेज कम्युनिकेशन हो जाता है बेसिकली। राइट, हम मतलब बच्चा इन्वॉल्व इंटरैक्टिव हो हो जाता जाता है। है, हाँ, हाँ, बच्चा इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, बच्चे इसमें। इंटरैक्टिव हो जाता इंटरेक्टिव है, हो जाता है। इंसाइटफुल हो जाता है। राइट, फिर है ना, टीचर बच्चा भी समझ सोचेगा, पाता है कि बताएगा। बच्चा किस जगह से वो परसीव कर पा रहा है कॉन्सेप्ट, की नहीं कर पा रहा है। राइट, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, बच्चे को कितना समझ एग्जैक्टली, में आ रहा है, तो आपको टीचर आल्सो एग्जैक्टली गेट्स पता टू नो। चलेगा। राइट, है ना, और बच्चा अटेंटिव भी रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर मेथड को जब भी पेपर में आए तो क्वेश्चन आंसर मेथड को आपको इम्पोर्टेंस देनी ही देनी है। मतलब इम्पोर्टेंस इन द सेंस, अगर उन्होंने कहा है कि भाई इनमें से कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप क्वेश्चन आंसर मेथड एक अच्छा मेथड माना जाता है आज के डेट में, ताकि क्योंकि बच्चा इससे अटेंटिव रहता है और टीचर को भी इससे कम्युनिकेशन का मतलब इन्वॉल्वमेंट मिलता है बच्चों का। देन नेक्स्ट आता है आपका lecture method. Lecture method is good or not? Important or not? मैम लेक्चर Ma'am, it मेथड is इम्पोर्टेंट तो important. होता है, बट हाँ वन साइडेड कम्युनिकेशन में आ जाता है ये, एक मैम तरफा। फंडामेंटल बिल्डिंग तो वहीं से आती है ना। राइट, हम इनिशियली अगर हम देखें, जैसे हम गुरुकुल की बात कर रहे थे, तो कहाँ से स्टार्ट हुए थे? लेक्चर देने से स्टार्ट हुए थे ना, एजुकेशन स्टार्ट हुई, तो आज तक भी वो है। तभी मैंने कहा कि टीचर सेंटर्ड खत्म नहीं हुआ है, बट हमारी प्रायोरिटाइजेशन जो है वो लर्नर सेंटर्ड पे चली गई है। सो जैसे आपके क्वेश्चन में एक बार आप प्रीवियस अगर आप देखोगे कोई, मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं याद, उन्होंने पता यहाँ क्या लिख दिया था, लेक्चर कम क्वेश्चन आंसर मेथड। मतलब जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मैं लेक्चर ही दे रही हूँ, बट आई एम आस्किंग यू ऑल्सो, बीच बीच में आपसे भी पूछ रही हूँ कि आप भी बताओ, क्योंकि ये कॉमन सी चीज है, तो मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ। आपको पता है ये चीजें क्या होती हैं। सो ये चीज क्या है? लेक्चर कम क्वेश्चन आंसर मेथड। अब ऑप्शन में अगर ये लिख दिया तो वो क्या बन गया? वो तो बहुत ही इफेक्टिव बन गया। अकेला लेक्चर मेथड लिखा है तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक है, हमें लेक्चर देना पड़ता है, बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट अगर मैंने कर दिया लेक्चर कम क्वेश्चन आंसर मेथड, तो वो क्या बन गया? वो बच्चे की इन्वॉल्वमेंट लेके आ गया। सो वो एक अच्छा मेथड बन गया। गेटिंग मी कि क्वेश्चन में ऑप्शन कैसे बदला जा सकता है? यस मैम। ठीक है, तो वो इस तरीके से भी आपको दे देते हैं। तो लेक्चर मेथड ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ऐसा वो रखना है। हाँ, लेकिन स्कूल लेवल पे हम इसको इतनी इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते हैं। वैसे भी हम इसको एंड्रोलॉजी में इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से टॉपिक बहुत वास्ट होते हैं। विदाउट गिविंग लेक्चर वो हम मतलब बच्चे को इम्पार्ट नहीं कर पाएंगे अदरवाइज। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है टीम टीचिंग। व्हाट इज टीम टीचिंग? मैम टीम टीचिंग जैसे कि एक ग्रुप होता है मैम टीचरों का, और जैसे उसमें एक सब्जेक्ट के मतलब जैसे आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब आप सारे तो सब टीचर ही, पर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं मैम इस प्रकार। ओके, एनीबॉडी एल्स? मैम मैम एक मतलब एक ग्रुप ऑफ टीचर्स होते हैं जो मतलब क्लास में सिखाते हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ओके, तो इसमें टीम क्या हुआ? मतलब ग्रुप, ग्रुप टीम। हाँ, एक ग्रुप में मतलब सिखाते हैं, मतलब लेक्चर लेते ओके, हैं। ऐसा कभी लिया है ग्रुप में लेक्चर? स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ पे कभी टीम टीचिंग की है? मतलब देखिए। मैम स्कूल्स में तो हमने बहुत एक्सपीरियंस करा है मैम। वी वर इन द सेम स्टैंडर्ड, सपोज इट वाज 8th स्टैंडर्ड। Geography was taught by one teacher, history was taught by another, English was taught by Yeah, one, maths was one. So that was a right, team teaching. And right. we also experience it in college levels where just one subject
is divided in three portions, and they are taught by 3 different faculties. So they are the team Right. teachers. राइट जब आपको टीम टीचिंग का क्वेश्चन आए ना हाँ जी बताओ Like we used to study social science. So हम्म under social राइट science history, somebody else used to teach us. Civics, somebody else used to teach us. And why geography, somebody else you all are saying somebody else was teaching this and this and this है ना why somebody else why not the same teacher They were experts of those fields. राइट दिस इज द करेक्ट वर्ड एक्सपर्टाइजेशन आपको याद रखनी है यहाँ पे मतलब उनकी एक्सपर्टीज होती है उसके अंदर हर किसी का अपना एक एक्सपर्ट एरिया होता है टीचर का है ना जैसे आई एम नॉट टीचिंग योर मैथ्स आई एम नॉट टीचिंग योर एनीथिंग लाइक रिलेटेड टू कैलकुलेशंस एंड ऑल क्यों क्योंकि वो मेरा एक्सपर्ट एरिया नहीं है ना तो एक्सपर्ट एरिया जब आपका किसी भी चीज में होता है आप वही चीज टीच करते हो चाहे वो सब्जेक्ट सेम ही क्यों ना है जैसे आपने कहा सोशल स्टडी में ही हिस्ट्री आती है पॉलिटी भी उसी में ही आती है ठीक है अभी जैसे यूजीसी का है पेपर 1 पूरा ही मैंने भी जब दिया है तो ऑब्वियसली मैंने भी रीजनिंग मैथ्स मैंने भी पढ़ा है और पढ़ाया तो नहीं है बट पढ़ा है बट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उसमें एक्सपर्ट नहीं है सो एक्सपर्ट जिसमें भी एक टीचर है वो चाहे सेम ही सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स हैं उसको हम टीम टीचिंग कहते हैं यानी सब्जेक्ट एक ही है लेकिन उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइजेशन डिफरेंट है ठीक है उसको हम वहां पे टीम टीचिंग के नाम से जानते हैं Then next, hope you all understood. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next आपका Yes, TV और ma'am. video Ma'am, presentation. हाँ जी. there is one more thing, ma'am. I think team teaching, if we Google that thing up, they ask like the recent patterns have been to ask, is it a recent trend and who has designed it or scope, like हर teaching method के साथ किसी ना किसी का नाम है ना. नाम I है. think हाँ तो team teaching में also we should know the name, ma'am. ओके ओ ठीक है टीम टीचिंग मेथड इसका मैंने देखा नहीं टीम टीचिंग का मैं डाल दूंगी आपको क्योंकि ये डिफरेंटली एबल्ड वाले में भी टीम टीचिंग ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि हम आजकल इंक्लूसिव एजुकेशन फॉलो करते हैं जिसके लिए हम वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स को फिर आपको एक्सपर्ट्स भी उसके लिए डिफरेंट चाहिए होते हैं जैसे आजकल काउंसलर्स की जॉब निकलती है स्कूल में है ना जैसे साइकेट्रिस्ट तो नहीं मतलब वो होते साइको वाले ही हैं लेकिन वो काउंसलर्स रहते हैं या फिर वहाँ पे जैसे अगर ब्लाइंड बच्चे हैं तो उनके लिए एक्सपर्ट्स रहते हैं स्कूल में एक और जॉब मुझे नाम नहीं याद आ रहा वैकेंसी निकलती होती है किसी अलग नाम से निकलती है वैकेंसी उनकी वो भी निकलती है वो क्यों है वो सारे एक्सपर्टीज ही हैं वो टीम टीचिंग है इसलिए ट्रेंड में Yes, ma'am. मैं आपको नेम्स मेंशन कर दूंगी किस किस का क्या है Yes, ma'am. ओके देन टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन ये तो सिंपल सा है आप टीवी के थ्रू जैसे एजुसेट्स यूज करते हैं इट इज जस्ट लाइक अ टीवी स्कूल्स के अंदर अगर आपने स्मार्ट क्लासेस में जाके देखा हो तो एलईडी की तरह ही होता है बिल्कुल एजुसेट जो होता है उसके थ्रू पढ़ाते हैं बट वो सैटेलाइट से रन चल रहा होता है और वही वैसा ही होता है बिल्कुल सेम जैसे हम टीवी देखते हैं वैसी प्रेजेंटेशन वो भी एक मेथड है देन ग्रुप डिस्कशन इंपॉर्टेंट है या नहीं है या सिंपली डिस्कशन भी अगर मैं कहूँ ग्रुप डिस्कशन ना कहूँ एक ही बात होती है ना डिस्कशन तो कई लोग करेंगे तो ग्रुप डिस्कशन Ma'am, this is one of the important form of learner-centered method. राइट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन आंसर ले लें या फिर डिस्कशन ले लें दोनों ही क्या है इंटरैक्टिव है काफी ज्यादा ठीक है यानी कि डिस्कशन में भी हर कोई अपनी बात रखेगा डिस्कशन के अंदर और हर कोई इन्वॉल्व रहेगा जैसे इस वक्त हम एज ए डिस्कशन ही पढ़ रहे हैं इसको कि कोई कुछ बता रहा है कोई कुछ बता रहा है सो दैट इज व्हाट कि हम जब डिस्कस करते हैं किसी मैटर के ऊपर तो काफी लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं मतलब लर्नर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं अब ऐसा भी जैसे मैंने ऊपर कहा था कि लेक्चर कम डिस्कशन भी लिखा हुआ आ सकता है पेपर में सो दैट विल आल्सो बी देन लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा वो फिर ठीक है अगर अकेला लेक्चर कहीं लिखा है वो टीचर सेंटर्ड ही है बट अगर इसके साथ उसको अटैच कर दिया कि हम लेक्चर भी दे रहे हैं बट बीच बीच में मैं डिस्कस भी कर रही हूँ बच्चों से सो दैट विल बी इंटरेक्टिव देन फिर वो लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा ठीक है देन आता है डेमोन्स्ट्रेशन डेमो देना क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन क्या है मैम जैसे 2-4 मिनट मतलब जैसे मैम हम लोग क्लास ज्वाइन किए थे तो आप लोग डेमो ली 2-4 मिनट के लिए किसी भी चीज को पहले करके दिखाना एंड देन स्टूडेंट को उसको मतलब बताना
एक तरह से डेमो देना उस चीज का, ठीक है। विजुअली हो सकता है, किसी और तरीके से भी हो सकता है, विजुअली होता है वैसे तो मोस्टली। तो आप एक डेमो देके दिखाते हैं, सैंपल जैसे आप देते हैं किसी चीज का, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, और फिर बच्चे को बोलते हैं उसको करने के लिए, ठीक है। ये भी बच्चे की इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट रखता है, जैसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में ज्यादा किया जाता है कि आपने डेमो दिया और फिर बच्चे ने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, ठीक है। या फिर आपने कोई डांस टीचर है कि आपने डेमो दिया तो बच्चे ने उस चीज को फिर अगेन परफॉर्म किया। सो इसमें भी बच्चे की इन्वॉल्वमेंट रहेगी। सो दिस इज ऑल्सो लर्नर सेंटर्ड, क्योंकि आप तो सिर्फ डेमो दे रहे हैं, लेकिन आगे उसको करके कौन देख रहा है? बच्चा, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। ये भी आपके ऑप्शंस में या आपके पेपर में कई बार आ चुका है, देखा जा चुका है। सो व्हाट इज ह्यूरिस्टिक और डिस्कवरी मेथड? सेम ही है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। कई बार डिस्कवरी लिख देता है पेपर में, कई बार ह्यूरिस्टिक। मतलब क्या है? खोज या अन्वेषण कहते हैं हम इसको हिंदी में। मैम किसी भी जैसे कोई सब्जेक्ट हो या फिर कोई चीज हो, मतलब किसी चीज की गहराई तक जाना। गहराई तक जाना, ओके। एनीवन एल्स? मैम आजकल ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम का टेक्निक बहुत चला हुआ है, इन दिस ह्यूरिस्टिक मेथड इज यूज्ड अ लॉट. The topics are conveyed मतलब beforehand, and the राइट, students राइट। prepare themselves, discover about these things, they prepare themselves, and then they come to class. So that is a हाँ, heuristic method. हाँ। और आपके पेपर में पता है क्यों आता है? क्योंकि एडल्ट लर्निंग में, जैसे हमने उस दिन क्या पढ़ा था, सेल्फ डायरेक्टेड चलते हैं हम। एंड्रोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था कि हम सेल्फ डायरेक्शंस पे ज्यादा देते हैं, मतलब सेल्फ लर्निंग की बच्चा खुद से पढ़े, ठीक है। खुद से पढ़ने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। और ह्यूरिस्टिक मेथड का जो अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मीनिंग ही है कि हम सेल्फ लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं। यानी मैं चाहती हूँ कि बच्चा खुद पढ़े पहले उस चीज को, ठीक है। जैसे अभी मनलिका ने कहा कि फ्लिप्ड क्लासरूम में मैटर पहले बच्चे को बता दिया जाता है, मतलब कोई भी मैटर हो उसको बच्चे को बता दे कि कोई भी कंटेंट है कि आपने ये पढ़ के आना है पहले, ठीक है। फिर यू विल टेल द टीचर कि अच्छा ऐसे। फिर क्या होता है, आप डिस्कशन में पार्ट ले सकते हो, और आप और ज्यादा इंटरेक्टिव हो पाते हो, आप उस चीज को और ज्यादा डेप्थ में देख के आए हो ऑलरेडी, ठीक है। तो मतलब देख लोगे ऑलरेडी, आप उसको पढ़ के आए हो, इसलिए डीप नॉलेज हो जाएगी आपको उस चीज की। सो दिस इज डिस्कवरी और ह्यूरिस्टिक मेथड, कि खुद से उस चीज को ढूंढ के खुद पढ़ना। सो वो सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करेगा और आपकी इन्वॉल्वमेंट को, मतलब एज अ लर्नर आपकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाएगा, ठीक है। क्लियर है ये ह्यूरिस्टिक? यस मैम। ठीक है। देन आता है जी लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मैंने ऊपर जब प्रैग्मेटिक कराया था आपको तब भी बताया था कि जॉन डीवी ने दिया है। काफी टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है, जॉन डीवी का नाम काफी पॉपुलर है वो, तो आपको याद रखना है। जॉन डीवी ने हमें लर्निंग बाय डूइंग, सिंपल सा जो नाम लिखा है वही मतलब है कि करके सीखना किसी भी चीज को, ठीक है। देन मतलब प्रैक्टिकली करना और फिर सीख जाना। देन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ये क्या है? differentiated instruction. Hmm? Ma'am, it is a method of inclusive teaching. Right. जहाँ पर because you know that there are different varieties of students attending in the class, therefore you give differentiated instructions. Right. For example, the study material might come in braille for the blind ones Right. and in text And for people who can see and read. हाँ जी। अगर देखो बच्चे क्लास में हर तरह का बच्चा तो नहीं होता, और जैसे कि हम आजकल इंक्लूसिव भी मैं कराऊंगी आपको। इंक्लूसिव का मतलब है हर तरह का बच्चा जब क्लास में इंक्लूड होता है। हर तरह का मतलब जिसे दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, या जो नॉर्मल है वो भी, ठीक है। जो चल नहीं पा रहा है, या जो मतलब किसी को कोई और प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, कुछ भी है, वॉट एवर, हर तरह का लर्नर मेरी क्लास में अगर बैठा है तो उसके लिए सेम कंटेंट तो नहीं जाएगा, है ना। कि मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ और बोल रही हूँ और हर किसी को समझ में आ रहा है। अब जिसे सुनाई नहीं देता वो तो मुझे नहीं, मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं सुन पाएगा, सिंपली जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे एक वर्ड लिख दिया वही देख पाएगा बस। तो हर किसी के लिए अलग से इंस्ट्रक्शन, ऐसा लेसन प्लान रेडी करना कि हर तरह का बच्चा उसे समझ पा रहा है। अगर क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो कंप्लीट जो स्टूडेंट का बैच है वो ले पा रहा है उस इंस्ट्रक्शन को। दैट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी जो हर बच्चे के अकॉर्डिंग बनी हुई लेक्चर है, उस लेक्चर को जब हम देते हैं वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, language is also one of the
एग्जाम्पल लाइक आप हिंदी हाँ, इंग्लिश हम कई बाइलिंगुअल क्लास लैंग्वेज ले यूज करते जाते हैं। हैं राइट, राइट। टाइम्स। ठीक है। देन आता है जी आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये मैं लास्ट में करवाऊंगी, बहुत लंबा है। देन आता है आपका इम्पोर्टेंट है बट ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन CAL क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसे कई बार CAL भी लिख दिया जाता है, ठीक है। CAL अगर लिख दिया तो मतलब फुल फॉर्म याद रखना, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। कंप्यूटर से जितनी चीजें आप सीखते हैं विदाउट एनी टीचर, या मतलब विद टीचर भी कह सकते हो, लेकिन विदाउट एनी टीचर होता है मोस्टली इसके अंदर, कि मैंने सिंपली कंप्यूटर से ये चीज सीखी है, या मैंने जैसे कंप्यूटर के थ्रू मतलब उसके अंदर चाहे यूट्यूब से सीखी हो चाहे कहीं से सीखी हो, मतलब कंप्यूटर एक डिवाइस से सीखी है मैंने वो चीज। सो एक डिवाइस से जब आप चीज सीखते हो कंप्यूटर की हेल्प से, ठीक है। सो कंप्यूटर असिस्टेड का मतलब उसकी मदद से आपने कोई लर्निंग की है। क्लियर? CAL, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी इंटरेक्टिव मैम। वीडियो। कोई भी वीडियो अगर आपने ऐसा देखा है जिसके अंदर इंटरेक्शन थी, बस उससे सीख जाना। देन आता है केस स्टडी। व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी मेथड क्या है? The previous information about the student is included, like how has he been previously. नहीं, जैसे आप टीचर हो, ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स को केस स्टडी मेथड से पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ाओगे? मैम हर एक ही इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि गहराई तक जाते हुए उसमें डीप तक। डीप तक जाते हैं बट कौन जाता है, टीचर या स्टूडेंट? Teacher. केस स्टडी कौन करेगा, टीचर या स्टूडेंट? Ma'am, it's like an assignment where student has to do the case study, and that student will choose one subject, which can be any noun, like a person or a place or any case, and there that person will try to assimilate as many information as possible कि क्या क्या हाँ, हम उस हिस्ट्री से स्टडी लेके, में, हाँ हाँ जी, हिस्ट्री उसका प्रेजेंट उसका जो भी आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो वॉट एवर आपका फॉर्म ऑफ जो भी स्टडी है, तो दैट इज अ केस स्टडी विच इज मोस्टली लर्नर सेंटर्ड। बच्चे लेते हैं, टीचर्स उनको अलॉट करते हैं। इट इज मोर और लेस लाइक अ रिसर्च। हाँ। केस स्टडी में ऐसा भी है कि कोई अगर जैसे इन्होंने कहा कि कोई पर्सन या प्लेस है, अगर मुझे कोई इंस्टीट्यूशन देना है या कहीं आप पढ़ रहे हो, आपको उस इंस्टीट्यूशन के बारे में दे दिया कि केस स्टडी करके लाओ, तो केस स्टडी करके कैसे लाओगे कि उसकी हिस्ट्री से लेके कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था एग्जैक्टली, कैसे उस चीज ने ग्रो किया, क्या हुआ, आज उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। या जैसे अगर मैं किसी पर्सनालिटी पे दे दूं आपको, किसी भी पॉपुलर पर्सनालिटी, किसी पॉलिटिशियन पे दे दूं, या किसी भी उस पे बच्चे को आपने टॉपिक, मतलब बच्चे को आपने टॉपिक देना है, सब्जेक्ट देना है, ठीक है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो ग्रो कर रही है पीछे से लेके अभी तक, ठीक है, उसकी केस स्टडी करना। तो बच्चा केस स्टडी करेगा, यहाँ पे केस स्टडी करके लाएगा, यानी कि उसको डेप्थ में पढ़ के आएगा, लिख के लाएगा, उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करेगा, लाइक एन असाइनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट सिंपली जैसे हम साइंस या सोशल स्टडीज में करते थे कि एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता था, प्रैक्टिकली हमें उस चीज को करके देखना होता था, तो हम प्रोजेक्ट्स बनाते थे उस चीज के ऊपर, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहता था या जो भी हमारा टॉपिक होता था उसके ऊपर प्रोजेक्ट तैयार करना, ठीक है। देन सिमुलेशन मैंने आपको बता ही दिया। सिमुलेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है। सिमुलेट जब हम करते हैं किसी भी चीज को, तो हम एक नकली का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो भी एक मेथड होता है सिखाने का, यानी पढ़ाने का। कैसे होता है? जैसे अगर मैं सिमुलेशन अगर अपनी बात करूं कि हमने कहाँ पे की है, तो वाइल डूइंग बीएड, जब हम बीएड किया तो हमने टीचर बनना सीखा, है ना। तो हमारे लिए सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था। जैसे आप लोग लॉयर्स हो, तो आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता होगा जहाँ पे आप बिल्कुल ऐसे लगता होगा कि मैं एक केस लड़ रही हूँ, बट वो एक्चुअल में कोर्ट नहीं होता, ऐसा होता है। यस मैम, मूट कोर्ट्स कहलाते हैं। दैट इज हाँ अ वही। हाँ। प्रैक्टिकल क्लास मतलब होता है वो, उसमें आपको बिल्कुल एक केस दे दिया जाता है लड़ने के लिए, फॉर और अगेंस्ट, और आपको बिल्कुल उसी तरीके से लड़ना होता है, पुट पॉइंट्स बिफोर द जज जस्ट लाइक यू वुड डू इन अ कोर्ट। राइट। तो सिर्फ वो वही नहीं, है तो पॉलिटी के भी, यस मैम, आर्टिफिशियल पॉलिटी के भी सब्जेक्ट में ऐसा होता है मैम। पार्लियामेंट्री डिबेट्स का ना सिमुलेटेड हाँ। सेशंस क्रिएट किया जाता है
where the Right. students go and do debates just like they would do in future in parliament, like in real parliament. हाँ, तो हर किसी के प्रोफेशन वाइज जब हम कोई भी ऐसा कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे पायलट पायलट क्या करता है, पर प्लेन उड़ाने से पहले उसे एक सिमुलेटेड सिचुएशन दी जाती है, यानी कि ऐसे ही प्लेन में बिठाया जाता है जो उसे लग रहा है कि उड़ रहा है, बट एक्चुअल में वो उड़ नहीं रहा होता, वो उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है बैठ के पहले। तो वो एक सिमुलेटेड सिचुएशन होती है जिसके अंदर हमें एक ऐसा माहौल दिया जाता है जो असली लगता है बट असली होता नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर हमें उस चीज को सीखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो दैट इज सिमुलेशन। क्लियर है? ये सारे मेथड्स क्लियर हैं आप लोगों को, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को छोड़ के? Yes, ma'am. जी मैम। किसी को इनमें से किसी में भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो, एक बार देखना पहले, फिर बताना मुझे, ठीक है। और एक कल आपने एक तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ के आना है, आपका होमवर्क है, और एक आपने माइक्रो टीचिंग पढ़ के आना है, ठीक है। मतलब इंटरनेट से पढ़ के आना ऑब्वियसली, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड माइक्रो टीचिंग आपको कल जितना आप जान सको, जितना इन द सेंस ऐसे डीप में नहीं पढ़ के आना, जान के आना है कि होता क्या है एग्जैक्टली, है क्या चीजें हैं ये दोनों। क्लियर? Yes, जी ma'am. मैम। मैम यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। मैम ग्रुप डिस्कशन कैसे टीचर बेस्ड हो सकता है, क्योंकि वो तो नहीं, पूरा टीचर ग्रुप। बेस्ड तो नहीं है, स्टूडेंट बेस्ड है। अच्छा बट वो सारे जो भी 14 है वो सारे टीचर बेस्ड नहीं, वो लर्निंग है हेडिंग ना। गलत लिखी है No. यहाँ पे ना, टीचर सेंटर्ड काट देना, ये सिर्फ टीचिंग मेथड्स हैं, ये मिक्स है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा पढ़ने की तो जरूरत नहीं है मुझे लगता है। आप सिंपली आप बताओ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड, अगर हम इसके दोनों के आपस में इसको कंपेयर करते हैं या इसका डिफरेंस देखते हैं, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन, क्योंकि आप कर रहे हो इसलिए आपसे पूछो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के क्या आपको बेनिफिट्स, या आपको ऐसा लगता है कि इसकी ये डिमेरिट्स हैं, क्या है, बताओ। मैम मेरिट्स ये हैं कि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड कौन सा? ऑनलाइन? ओके। online is flexible as compared to offline, हम्म and learning is very active because those who are interested learners, those who are interested, they basically opt for online learning. And offline mein to you are just like a passive learner, you have to be there. You might be, it is not that you are never, you might or might not, it is totally discretionary कि आप कितना इन्वॉल्व होना चाह रहे हो. हाँ तो जी, in that है way या नहीं online है। method, हाँ. And then ma'am, online is more technical in nature. हम्म हम्म It involves a lot of technology, and offline is not that technical, though it does involve technology by using those classroom measures, सब TV और videos use करते हैं, but still it is स्मार्ट not that क्लासेस चाहिए technical. होती हैं। Yeah. हम्म So ठीक है। offline is not that technical as online is, because in online one has to be more dynamic. और कोई, किसी और को कुछ और डिफरेंस लगा हो ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर? मैम ऑनलाइन में है कि हम कहीं भी कभी भी एक्टिव हो सकते हम्म, हैं। ऑफलाइन हाँ में जी। तो ऐसा नहीं है। जैसे ऑफिस हो गया, हमारा घर हो गया, हम खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी रीजन से। ठीक और है, ऑफलाइन में तो मैम ऐसा कुछ है नहीं, हमें जाना ही पड़ेगा हाँ, कोई भी जैसे मैंने लेखा ने कहा कि फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब दोनों है, टाइम से भी ले लीजिए और डिस्टेंस से भी ले लीजिए, है ना। जैसे कि मतलब विभा ने उसी पॉइंट को इलेबोरेट कर दिया कि आप कहीं भी बैठ के क्लास ले सकते हो, तो वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है ऑनलाइन लर्निंग की। और आप किसी वक्त पे भी अपनी क्लास को कर सकते हो, किसी वक्त इन द सेंस की एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपकी क्लास हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। प्लस ये लर्नर फोकस्ड ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी अपनी चॉइस के कोर्सेज कर रहे हो, या आपको, जैसे मनिका ने कहा कि लर्नर अगर विलिंग है वो चीज करने
के लिए तब आ रहा है, तो वो लर्नर फोकस्ड ज्यादा है एंड लर्नर इज मोर एक्टिव एंड रोल ऑफ लर्नर इज मोर इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। यानी इसमें ज्यादा एक्टिवनेस किसकी है, लर्नर की रहती है, इन्वॉल्वमेंट काफी रहती है। सो टीचर कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डिलीवरिंग नॉलेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट, वही टीचर का तो वही काम है, यहाँ भी वही कर रहा है और वहां भी वही कर रहा है। बस इतना है टीचर के, एज अ टीचर अगर आप इसको फील करोगे तो मुझे लगता है कि जैसे हम लोग जब किसी को हायर करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज हमें जो ऑफलाइन में पूछनी नहीं होती थी, ऑनलाइन में पूछनी होती है, वो है फेमिलियर होना टेक्नोलॉजी के साथ, है ना। क्योंकि टीचर के लिए बहुत ही जरूरी हो गया आज की डेट में कि आपको गूगल मीट से, जूम से, कहीं से भी, अभी जैसे टीम्स है, हमें भी बहुत बार इसको सीखना पड़ता है। अच्छा कहाँ पे सेव करना है क्लास को, हाउ टू रिकॉर्ड द क्लास, हाउ टू सेंड द क्लास, द रिकॉर्डिंग कैसे सेंड करनी है, कैसे ईमेल आईडीज जनरेट करनी है बच्चे की, क्या करना है एग्जैक्टली। सो ये जो आपको टेक फ्रीक होना पड़ता है, मतलब आपको थोड़ा आपका हाथ टेक्नोलॉजी में अच्छा होना चाहिए। एंड एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, तो क्लास तक बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेमो आता है, बच्चा डेमो तक हम कोशिश इतनी करते हैं क्योंकि हम इतने डिस्टेंस पे बैठे हैं कि हम बोलते हैं अच्छा यहाँ पे जाओ ये ऑप्शन आएगा, फिर आप ये खोलोगे तो ये ऑप्शन आएगा। मतलब उनको यही नहीं पता लगता कि हमने क्लास के अंदर तक कैसे आना है, वो हमें उनको बताना पड़ता है बहुत बार, क्योंकि बच्चे पहली बार भी, बहुत बच्चे घर से क्लास ले रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं लिया ऑनलाइन के ऊपर क्लास, सिर्फ यूट्यूब पे कभी वीडियोस देखी होंगी। तो ऐसा बहुत बार है कि आपको इसके अंदर मेन जो डिफरेंस, जो पहली ही चीज रिक्वायर्ड होती है, वो है टेक्नोलॉजी के साथ आपका फेमिलियर होना, दोनों का, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। देन मल्टीमीडिया की यूज बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर, मल्टीमीडिया आपको पता है, सारी टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर हम यूज कर लेते हैं वो आनी चाहिए। देन लेस फोकस ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शन, जैसे कई बार मैं आपको डायग्राम्स भी ओपन करके दिखा देती हूँ, या मैं आपको वेबसाइट्स भी इवन ओपन करके, जैसे हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं ओपन करके यहीं पे, क्योंकि कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को देखना चाहिए तो मैं फटाफट से गूगल करती हूँ, आ जाता है। सो दैट इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी जो चीज है कि आप उसी टाइम उस चीज का डेमो देख सकते हो, उसी टाइम उस चीज को देख सकते हो। तो सिर्फ वर्बली बोलते रहना ही इसके अंदर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोल के ही सारा लेक्चर दे दोगे, आप दिखा भी सकते हो बच्चों को, पीपीटी से पढ़ा सकते हो या किसी और चीज से, है ना। सो डिफरेंट स्टाइल्स एंड मेथड्स हैं हमारे पास बच्चे को इन्वॉल्व करने के क्लास में। देन फेस टू फेस इंटरेक्शन इसके अंदर कम है, लेकिन हो सकती है, मतलब पॉसिबिलिटी है, बट हाँ कम होती है, ठीक है। देन रहता है कि इट गिव्स लर्नर चांसेस फॉर सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन के, बहुत ज्यादा अच्छे, क्योंकि आप खुद आए हो यहाँ पे, आपको कोई फोर्सिबली, ये कोई फॉर्मल स्कूल नहीं है जहाँ पे आप सबको यहाँ पे कि आना ही आना है, ये क्लास अटेंड करनी ही करनी है, ऐसा आप में से कोई नहीं है। आप लोग सब अपनी अपनी विल से आए हो यहाँ पे, अपने खुद के उससे सेल्फ मोटिवेट हो, तभी आप मोटिवेटेड हो, तभी आप यहाँ पे आए हो, तो खुद से सीखना चाहते हो, तो इसलिए है। देन मेक्स यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स, जो हम इसके अंदर नहीं करते, हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं, जब हम ट्रेडिशनल मतलब वही जैसे लेक्चर मेथड है, ये सब है, लेकिन यहाँ पे हमारे नए नए तरीके होते हैं पढ़ाने के, जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं उनको हम इन्वॉल्व करते हैं। देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो पहले ही बोल दिया। देन ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्सेशन नहीं है, कई बार आप नहीं भी आते हो क्लास में तो रिकॉर्डिंग होती है तो आप वो देख लेते हो। सो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर है इसके अंदर, और इसके अंदर रिजिडिटी इन नेचर है, ठीक है।